नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्विटर स्किल इंडिया अकेडमी में। आईजीएम का पेपर हो चुका है। आप सभी ने आईजीएम का पेपर देख चुके हैं किस तरीके से आया था। उससे हमको सीखना है और अभी हम तैयारी कर रहे हैं सीएमपी के लिए। तो जो इस क्लास में जो क्वेश्चन रहेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और आईजीएम का जो पेपर हुआ उसको देखते हुए हमने सीएमपी का क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो ये जो है सीएमपी का पेपर मतलब क्लास जो है वो पूरा जो है टॉपिक पर आधारित है। ठीक, जो टॉपिक दिया गया है हमको नोटिफिकेशन में उसके आधार पर हमने इसको तैयार किया है। तो उसमें दिया है बेसिक वेटिंग। ये हमारी क्लास नंबर है 6वीं। ठीक है, 5 क्लास अभी आ चुकी है, ये 6वीं नंबर की क्लास है। तो उसमें दिया है हमको बेसिक वेटिंग और थ्योरी। इसमें बहुत सारी टॉपिक है जैसे मार्किंग लेआउट है, कटिंग टूल है, हेक्सा है, चीजल है, फाइल है, ठीक है, बाइनरी ग्रेड, ठीक है, डीलिंग है, मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, थ्रेड है, टाना थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड, फास्टनर है। ये सब चीज से दिया है जो कि बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है। अभी हमने आज की क्लास में दिए हैं क्या, आज की क्लास में दिए हम मार्किंग एंड लेआउट टेक्निक। इसलिए कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं इसको हमने इस क्लास में कवर किया है। ठीक है, वो आईजीएम को पेपर तो वो आने से क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें। ये हमने पढ़ लिया क्वेश्चन आपको और सीधे क्वेश्चन पूछ लिया। आईजीएम तो पेपर नहीं था, एकदम प्रैक्टिकल नहीं था। तो हमको थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिकली तौर पर हमको देख के ही क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम एकदम थ्योरी बेस पर रहेंगे और प्रैक्टिकल पर चलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कुछ क्वेश्चन है जैसे धातु होता है अयस्क, कलर को उसकी संरचना से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का एस क्या होता है, बॉक्साइट, और इसका कलर क्या होता है, व्हाइट ग्रे। कॉपर का एस क्या होता है, कॉपर पायराइट या मेनाकाइट होता है इसका एस कॉपर का। इसका कॉपर का रंग क्या होता है, हमारा लाल। कॉपर की संरचना क्या होती है, तंतु में। वैसे ही लेड का एस क्या होता है, गेलेना। इसका कलर होता है ब्लू ग्रे और संरचना होती है क्रिस्टलाइट। टिन का एस क्या होता है, टिन स्टोन एक्स्टोराइट। और टिन की संरचना मतलब कलर का होता है चांदी की तरह सफेद। अगला जिंक। जिंक का एस क्या होता है, केलामाइन। इसका रंग होता है नीलापन, ये उजला सफेद और संरचना होती है दानेदार। ये क्वेश्चन भी आता है ना। कभी देखो कि आईजीएम में नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि जिनपे में नहीं आएगा। जिनपे के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये हर पेपर के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जिंक जो है, जिंक का एस क्या होता है, केलामाइन। रब होता है नीलापन, ये उजला सफेद और संरचना होती है दानेदार। घासदार जो होता है उपलोड़ा पड़ने से बनाया जाता है, इसका नाम काला होता है और इसकी संरचना जो होती है क्रिस्टल है। रोडान जो होता है, रोडान को लीक करने से प्राप्त होता है, गहरा काला होता है इसका। संरचना होती है रेसेदार। रस से रोटारो, दस से रेसेदार। कहाँ से कास्टारन, कहाँ से टुकुला, कहाँ से क्रिस्टलाइट। स्टील की संरचना जो होती है वो गिनुरल होती है, ये हमको याद रखना है इससे। और इसकी जो रंग होता है चांदी, ये जैसे सफेद होता है। और स्टील जो होता है आयरन और लोहा से मिलकर बना होता है। ये प्रश्न जो है सेल में पूछा जा चुका है कि आयरन में क्या मिलाने पर स्टील बनता है, तो क्यों मिलाने पता है, कार्बन मिलाने से स्टील प्राप्त होता है। ये सेल में पूछ चुका है। अभी होता है जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता, ये इसरो का क्वेश्चन है। इसरो में पूछा गया क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता। लास्ट में ऑप्शन होता है सिल्वर। तो विद्यार्थी क्या करता है, जरूर सिल्वर को नाम देखकर सोचता है कि सिल्वर तो होगा इसमें, तो सिल्वर को छोड़ देता है, बाकी दूसरा ऑप्शन को टिक कर देता है। जैसे जिंक है, कॉपर, इसमें टिक कर देगा, इसमें ये नहीं होता। लेकिन एक्चुअली इसमें क्या होता है, सिल्वर मिलता। तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है, कॉपर, जिंक और निकेल। स्क्रिप्टेड बनाया हमने, फिर देखा ट्रिक से आपको याद आ जाएगा कि इसमें क्या होता। हम बनाया था हमने वाइट। अगर मैं कोई एटी एंटी, तो बाइस से होता हमारा वाइट मैटर। वाइट से क्या बनाया था हमने, वाइट मैटर। वाइट मैटर में क्या क्या होता है हमारा, कहाँ से मिलते हैं हमारा,
कास्ट आयरन, ना से बन गया हमारा लेड, टी से बन गया हमारा डी, और एंटी से बन गया हमारा एंटीमनी। ठीक है, तो व्हाइट मैटर जो है कास्ट आयरन, सॉरी कास्ट आयरन नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया, कास्ट आयरन कॉपर है ना। व्हाइट मेटल में जो है कॉपर, लेड, टी और एंटीमनी है। यहाँ से कॉपर, वहाँ से लेड, टी से टी और एंटी से एंटीमनी, इन चारों को मिलाकर क्या बनता है हमारा व्हाइट मेटल बनता है। अभी आता है डेबिट मेटल। तो डेबिट मेटल के तरीके क्या आता है, डेबीजी कोटी एंटी। अभी कुछ लोग पता है कि ये आईजीएम में पूछा गया प्रश्न है ना। अभी जो पेपर हुआ था, ठीक, 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2026 को जो पेपर हुआ है उसमें डेबिट मेटल से पूछा गया था प्रश्न, ऐसा लोग बता रहे हैं। अब एक्चुअल क्या है वो तो आपको, आप लोगों को पता है, आपने पेपर दिए हैं। तो बेबी से बन गया बेबिट मेटल, ठीक, का से बन गया कॉपर, ठीक, जी से बन गया जिंक, टी से बन गया टिन, और एंटी से बन गया हमारा एंटीमनी। कॉपर जिंक टिन एंटीमनी को मिलाकर क्या बनता है हमारा बेबिट मेटल। यहाँ पर एक कास्ट आयरन को ठीक कर लेना है, कास्ट आयरन है तो कॉपर होता है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, हमको याद रखना है, छोटी छोटी ट्रिक बनाना, हमको उस ट्रिक से हमको याद रखना है। अगला है मोनिका। मोनिका 6829, माँ से बन गया हमारा क्या, मोनल मेटल, नी से बन गया हमारा क्या, निकी, का से बन गया हमारा कॉपर। कॉपर और निकिल मिलाने से क्या बनता है हमारा मोनल मेटल बनता है। और जिसमें निकिल जो होता है 68% होता है, और कॉपर जो होता है 29% होता है। अच्छा, प्रश्न पूछा जाता है कि मोनल मेटल में सेकेंड लार्ज मेटल कौन सा होता है, तो कौन सा होता है हमारा कॉपर, इसका राइट आंसर होगा। अगला होता है, अगली ट्रिक में कोजिटी गन। गन से बन गया हमारा गन मेटल, गन मेटल, का से बन गया हमारा कॉपर, जी से बन गया हमारा जिंक, और टी से बन गया हमारा टिन। कॉपर जिंक और टिन को मिलाकर क्या बनता है हमारा गन मेटल बनता है। अगली ट्रिक थी, पिताजी जिनका नाम है मुनका जी, बोलते काका जी काका टी पियोगे, तो बोलते नहीं मुनका जी, 60-40 को निकिल के साथ जर्मनी जाना है सिल्वर के लिए। अभी देखो पिताजी से क्या बन गया हमारा, पी से बन गया हमारा पीतल, ता से बन गया हमारा तामा, और जी से बन गया हमारा जिंक। मतलब तामा और जिंक को मिलाकर क्या बनता है हमारा पीतल बनता है। पीतल में जो है तामा और जिंक होता है। अभी देखो काका टी लिखा है यहाँ पर, है ना, काका टी, तो का से बन गया हमारे का कासा, दूसरे का से बन गया हमारा कॉपर, और टी से बन गया हमारा टिन। मतलब कॉपर और टिन मिलाकर क्या बनता है हमारा कांसा बनता है, ये भी हमको याद रखना है। अभी अगले देखो, ये बोलते हैं मुनका जी 60-40 को निकिल के साथ। अभी देखो मुनका जी, मुनका जी में क्या बन गया, मुंह से क्या बन गया हमारा मुंच मेटल, ठीक है, का से बन गया हमारा कॉपर, और जी से बन गया हमारा जिंक, ठीक है। कॉपर और जिंक से क्या बनता है, ये देखो पीतल बनता है। लेकिन कॉपर और जिंक को 60 और 40 के अनुपात में मिलाएंगे तो क्या बनेगा ना मुंच मेटल। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आता है। अब ये बोल रहा है कौन निकिल के साथ, यदि इसमें हम निकिल मिला दें, 60-40, तो 40-60% कॉपर 40% निकिल है, जिंक है, और उसमें हम निकिल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा जर्मन सिल्वर।
ठीक है, तो जर्मनी से जर्मन जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? कॉपर, जिंक और निकिल। ये तीन चीजें तो अभी हमने पढ़ा क्या होता है, सिल्वर इसमें नहीं होता ना, सिल्वर इसमें नहीं होता, ये उनको ध्यान रखना है। अगले देखो क्या होता है, जिंदल स्टील, एक आपने तो सुना होगा जिंदल स्टील, ऐसी तो निको स्टील। तो निको स्टील से क्या होगा, स्टील से बन गया हमारा क्या, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, नी से बन गया हमारा क्या, निकिल, निकिल। और को से बन गया हमारा क्या, क्रोमियम। निकिल और क्रोमियम को मिलाकर क्या बनता है हमारा, स्टेनलेस स्टील। ये भी हमको याद रखना है। हम अब आते हैं हमारे टॉपिक पर, जिसमें क्या है, मार्किंग लेआउट। अभी ये थ्योरी के बेस में है, इसमें मैं बताते चलूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमसे कहाँ से बन सकते हैं। इसके बाद ये थ्योरी कंप्लीट होने के बाद फिर मैं मॉडल सेट लेके आऊंगा, जिसमें आपको टेक्निकल के 85 क्वेश्चन रहेंगे, कदर रीजनिंग के और 20 मैथ्स क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, देखो वाइट वाइट वॉश होता है, मार्किंग लेआउट में आता है ये जो, तो वाइट वॉश होता है चाक पाउडर और पानी का गुड़ होता है। चाक और स्पीड का घोल और व्हाइट लेड पाउडर को तारपीन के तेल में घोल तैयार किया जाता है। इस घोल का प्रयोग रफ सतह जैसी ढलाई की हुई सतह पार्ट्स की, ढलाई की हुई पार्ट्स की सतह या फोर्ज किए हुए पार्ट्स की सतह आदि की मार्किंग के लिए करते हैं। देखो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट करके रखा, ठीक है। तो व्हाइट वाश क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाइट वाश का यूज कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं, रफ सतह जैसे ढलाई ढलाई की हुई पार्ट्स या फोर्ज किए हुए पार्ट्स में व्हाइट वाश का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला है कॉपर सल्फेट, या जिसको हम नीला तोता भी कहते हैं। इस घोल को तैयार करने के लिए नीला तोता जो क्रिस्टल के रूप में आता है और पानी का घोल प्रयोग किया जाता है, यह जहरीला होता है। अच्छा, इसमें याद रखना है कॉपर सल्फेट क्या होता है हमारा, जहरीला होता है। ये प्रश्न पूछ सकता है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। ऑप्शन में आएगा कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। ऑप्शन होंगे वाइट वॉश, कॉपर सल्फेट, पार्शियन ब्लू, या सेल्यूलर लिक्विड। तो आपको याद रखना है कि कॉपर सल्फेट जहरीला होता है। अगला, कॉपर सल्फेट के घोल का प्रयोग रेती द्वारा या मशीन द्वारा तैयार सतह की मार्किंग के लिए करते हैं। एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मशीन द्वारा तैयार सतह की मार्किंग के लिए किस मार्किंग मीडिया का उपयोग करते हैं। तो हमको याद रखना है मशीन द्वारा तैयार सतह के लिए किसका उपयोग करते हैं, कॉपर सल्फेट का। अगला, पार्सन ब्लू या लेआउट डाई। इसका प्रयोग रेती या मशीनिंग द्वारा तैयार सतह की मार्किंग के लिए करते हैं, लेकिन यह जॉब की सतह पर बहुत तेज बात सूखता है। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, देरी से सूखने वाला मार्किंग मीडिया कौन सा है। तो उसमें याद रखना हमको पार्सिल ब्लू। इसके ऊपर मार्किंग की रेखाएं साफ नजर आती है। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, किस मार्किंग मीडिया में रेखाएं साफ नजर आती है। तो किस में आती है हमारे, पर्शियन ब्लू या लेआउट डाई। ये कोई दो क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं ना, देरी से सूखने वाला मार्किंग मीडिया कौन सा है, और साफ रेखाएं प्राप्त करने के लिए किस मार्किंग मीडिया का उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं, पार्शियल ब्लू का। अगला होता है सेल्यूलोज लेक्यूलर। यह है बहुत जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडिया। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडिया कौन सा है। तो उसमें हमको ध्यान रखना है कि सेल्यूलर लेक्यूलर जो होता है। अच्छा, इसको याद कैसे करना है, लेक्यूलर, लेक्यूलर को लेक्यूल लेयर पढ़ो। तो लेयर जो होती है पतली होती है, तो पतली लेयर जो होती है जल्दी सूख जाएगी। इससे हमको कनेक्ट करके सेलुलर लेक्यूलर को याद रखना है कि जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडिया। आमतौर पर मार्किंग मीडिया का प्रयोग जॉब की शुद्ध और फिनिशिंग के अनुसार करना चाहिए। जॉब की शुद्धता और फिनिशिंग के अनुसार मार्किंग मीडिया का प्रयोग करना चाहिए।
अब पूछा है, देखो ऊपर टॉपिक दिया हमको लेआउट टेक्निक, ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ दिया है मार्किंग एंड लेआउट टेक्निक। ठीक है, तो हम लोग मार्किंग पढ़ेंगे, अभी लेआउट टेक्निक पे जाते हैं। ये आपको इसलिए दिखा रहा ताकि आपको ना लगे कि सिलेबस से हम बाहर है। जो कुछ है सब सिलेबस के ऊपर ही पीडीएफ बनी है। देखो मार्किंग लेआउट एंड टेक्निक, अभी होती है सेंट्रल लाइन मेथड। ठीक है, इसमें डेटे मेटे आकृति वाले जॉब जिनकी कोई साइड या भुजा सही नहीं बनी होती है, उसकी मार्किंग की जाती है सेंट्रल लाइन मेथड द्वारा। इसके द्वारा जैसे मान लो, देखो जॉब इस तरीके से है, इस तरीके से जॉब है, इधर भी डेटा मोटे है, तो इसमें क्या होती है, हम सेंट्रल लाइन मेथड से उपयोग करते हैं। इसको इसको आधार मान के हम दोनों तरफ मार्किंग करते हैं। इसके लिए पार्ट्स और जॉब की लंबाई व चौड़ाई के मध्य में दो सेंटर लाइन खींचकर उनके ऊपर व नीचे रेखा लगाकर मार्किंग की जाती है। सेंट्रल लाइन को आधार माना जाता है। अभी देखो इमेज दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर। देखो ये हमारा जॉब है, ठीक, इधर से इसका डायाग्राम है, इधर से पेपर है, इस तरीके का हमारा जॉब। इसमें क्या काम किया हमने, बीच में से इसको सेंटर लाइन माना है। ये जो सेंटर लाइन दिख रही है आपको, इसको आधार माना है। इसको आधार मानकर ही सारी बीमाएं तय की गई है, और उसको आधार मानकर हमने मार्किंग की है। तो ये होती है हमारी सेंटर लाइन मेथड। एक आती है डेटा लाइन मेथड। अब इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं अब देखना। डेटा लाइन मेथड में एक एज को फिनिश किया जाता है। अधिकतर आईटीआई में हम जो है ना डेटा लाइन मेथड का ही उपयोग करते हैं। जब जॉब हमको देते हैं तो एक साइड, सॉरी दो साइड हमारे बनाते हैं हम, और एक सरफेस को फिनिश करते हैं, उसके बाद ही हम पूरी बीमाएं तय करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है डेटा लाइन मेथड आईटीआई में हम प्रैक्टिकल के टाइम पे यूज करते हैं। तो डेटा लाइन मेथड, इस विधि में पहले जॉब की दो संलग्न भुजा को 90 डिग्री को कोण पर तैयार किया जाता है। दो संलग्न भुजा, एक भुजा ये हो गई, इसको फिनिश करेंगे, फिर इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, अभी ये फिनिश रहना बाकी है ना। और एक सतह को भी शुद्ध समतल बनाया जाता है, ऊपर को भी एक सतह को समतल बनाते हैं। इन्हीं भुजाओं को आधार बनाकर पूरी मार्किंग की जाती है, फिर हम मार्किंग करते हैं, उसके बाद पूरा जॉब ट्राई स्क्वायर के सेम चेक करके 90 डिग्री में बनाते हैं। एक तो ये मेथड होगी डेटा लाइन मेथड, सबसे ज्यादा ये यूट्यूबर सब है ना। दूसरी होती है क्या, टेम्पलेट मेथड। टेम्पलेट मेथड विधि में क्या होता है, इस विधि में जॉब की आकृति की टेम्पलेट होती है, इसे जॉब की सतह पर रखकर स्क्राइबर द्वारा मार्किंग की जाती है। ठीक है, स्क्राइबर द्वारा मार्किंग की जाती है। अब मार्किंग में जो है सरफेस प्लेट का यूज करते हैं। सरफेस प्लेट क्या होती है, आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार आकृति में बनी होती है। यह क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, ग्लास और ग्रेनाइट की बनी होती है। तीन चीजों की बनी होती है सरफेस प्लेट। एक क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, दूसरा ग्लास की कांच की बनी होती है, तीसरा ग्रेनाइट की बनी होती है। अच्छा, इसका यूज कहाँ करते हैं, सरफेस प्लेट का मुख्य प्रयोग मार्किंग करने के लिए किया जाता है। मार्किंग करते के टाइम करते हैं, इसकी सतह पर जॉब को रखकर शुद्ध मार्किंग की जाती है। दूसरा यूज है, इसके ऊपर वी ब्लॉक की सहायता से गोल जॉब का सेंटर मालूम किया जाता है। इस पर डायरेक्टर्स इंडिकेटर की सहायता से जॉब की स्ट्रेटनेस चेक की जाती है। इसके ऊपर जॉब रखकर बर्नियर हाइट गेज, सरफेस गेज द्वारा जॉब की साइड एक दूसरे के समानांतर है कि नहीं चेक की जाती है। किसके ऊपर, सरफेस प्लेट के ऊपर। देखो आजकल क्या आया है, पेपर आईजीएम का प्रैक्टिकली बनाया है उसने, तो हमको सीएनपी के लिए भी प्रैक्टिकली पढ़ना पड़ेगा। आप बोलोगे कि क्वेश्चन बना दो, चार ऑप्शन दे दो, और चार ऑप्शन में से एक जो बता दो आंसर क्या है, तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा हमको।
इसलिए हमको प्रैक्टिकली पढ़ना पड़ेगा, पूरा एक एक पॉइंट देखना पड़ेगा। ये तो थ्योरी जो होगी पढ़ने के बाद फिर हम मॉडल पेपर बनाएंगे, उसमें हम क्वेश्चन को पूरा डिटेल से देखेंगे। अभी मैं आपको बीच बीच में बताते चलूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला साइन बार, डायटस इंडिकेटर और स्लिप गेज की सहायता से इसके ऊपर जॉब को रखकर शुद्ध कोण चेक किया जाता है। ये भी सरफेस प्लेट के ऊपर करते हैं। सरफेस प्लेट के बाद होता है हमारा सरफेस गेज। जॉब के ऊपर शुद्ध समांतर लाइन लगाने के लिए सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक। सरफेस गेज, सॉलिड सरफेस गेज होता है, यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है। दो प्रकार के होते हैं ना। तो सॉलिड सरफेस गेज में तो कोई इतना विशेष नहीं होता। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है यूनिवर्सल सरफेस गेज से। देखो यूनिवर्सल सरफेस गेज क्या होता है, ये हमारा हो गया स्क्राइबर। यहाँ पर दिया आपको स्क्राइबर हो गया, ये फ्यूल पोस्ट स्नग हो गया। ठीक। ये हमारा स्पेंडल हो गया। यहाँ पर ये देखो स्नग बोल्ट दिया है। ठीक है। ये हमारा रॉकर आर्म हो गया यहाँ पर। और यहाँ डॉबलिंग एडजस्टेबल पिन, डोबल पिन है। ठीक है। ये सामने जो दिखी है यहाँ पर डबल पिन, डबल पिन है। और ये हमारा एडजस्टेबल स्क्रू है। और ये हमारा पूरा बेस हो गया। अब इससे कौन से क्वेश्चन बनते हैं? देखो डबल पिन से भी आता है क्वेश्चन। ठीक। स्नैप क्वेश्चन पूछता है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज में किस भाग से स्क्राइबर को पकड़ा जाता है? तो किस भाग से पकड़ा जाता है? स्विvel पोस्ट स्नग, स्नग वाले ऑप्शन आता है स्नग। ठीक है। स्नग में पकड़ के रखते हैं हम किसको? स्क्राइबर को। और समांतर लाइन लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? डबल पिन का। यहाँ पर होती डबल पिन, उसका उपयोग करते हैं। ठीक है। और इसको एडजस्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम रॉकर आर्म का। तो ये सारे क्वेश्चन हम आगे चल के देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको थ्योरी में बताते चल रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार के सरफेस गेज का आधार आयताकार होता है। आपने देखा आयताकार। इसके नीचे की सतह पर भी ग्रुप कटा होता है, नीचे जो है भी ग्रुप कटा होता है, जिससे इसे सिलेंड्रिकल या भी आकार की सतह पर रखा जा सकता है। इस पर रॉकर आर्म स्क्रू के द्वारा लगा होता है। आपने देखा स्क्रू के द्वारा लगा। रॉकर आर्म पर पिलर फिट होती है, जिसे स्नग बोल्ट की सहायता से आगे पीछे झुकाया जा सकता है। पिलर के ऊपर की सुबल पोस्ट स्नग फिट होता है, इसमें स्क्राइबर फिट होता है। देखो मैंने हाईलाइट करके रखा हूँ, तो ये चीजें हमको ये लाइन अंडरलाइन करनी है ना। यहाँ से प्रश्न बनता है इसमें। किसी भी माप पर सेट करते समय इसकी फाइन एडजस्टिंग बेस की जाती है। इसके लिए रॉकर आर्म के एक तरफ स्क्रू लगा होता है और दूसरी तरफ रॉकर आर्म के नीचे स्प्रिंग फिट होती है। इसे माप सेट करने में सुविधा रहती है। इससे माप सेट करने में सुविधा रहती है। सॉलिड सरफेस गेज में ये सुविधा हमको नहीं मिलती है। यह सरफेस गेज सॉलिड सरफेस गेज की अपेक्षा ज्यादा लाभदायक होता है। सरफेस गेज की सहायता से किसी गोल छड़ का सेंटर भी निकाला जा सकता है। हमको ये लाइन भी अंडरलाइन करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है ना। गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए सरफेस गेज का यूज भी कर सकते हैं। इसमें गाइड पिन होती है जो रिटर्न सरफेस का काम करती है। समांतर लाइन खींचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? गाइड पिन का। इसको डॉबलिंग पिन भी कहते हैं। इसके द्वारा जॉब के ऊपर 1/64 या आधा mm की शुद्धता में मार्किंग की जा सकती है। अब हम बात करें इसका लिस्ट काउंट की, तो इसका लिस्ट काउंट हालांकि चेक नहीं करता है कितना होता है, 0.5 mm की शुद्धता में ये चेक कर मतलब जॉब की मार्किंग कर सकता है। भी ब्लॉक की सहायता से गोल जॉब का सेंटर भी निकाला जा सकता है। इसमें बी ब्लॉक का उपयोग करके गोल जॉब का सेंटर भी निकाल सकते हैं ना। आगे क्या कर सकते हैं इससे? और लेथ मशीन पर जॉब को चक के अंदर फिट करते समय इस जॉब को जांचा जाता है
कि वह सेंटर में बंधी है कि नहीं। तो गोल जॉब को सेंटर चेक करने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं डेथ मशीन में, और ट्रू करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सरफेस गेज का। इसके द्वारा उसमें यूनिवर्सल सरफेस गेज का भी यूज कर सकते हैं, सॉलिड कोई भी, ज्यादातर सस्ता होता है सॉलिड सरफेस गेज, तो सॉलिड का ही उपयोग करते हैं। इसके द्वारा जॉब की तो विपरीत साइडें आपस में समांतर या है या नहीं, यह भी चेक करने के लिए यूनिवर्सल सरफेस गेज का उपयोग करते हैं। लेथ मशीन पर जॉब को सेंटर में बांधने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसकी सहायता से जॉब को चेक किया जा सकता है। अब आता है किसी गोल जॉब का सेंटर मालूम करने के लिए निम्न औजार का प्रयोग करते हैं। ऑर्डर लाइक कैलिपर का उपयोग कर सकते हैं सेंटर निकालने के लिए, सरफेस गेज वी ब्लॉक का यूज कर सकते हैं, वर्नियर हाइट गेज वी ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। इन सब का प्रयोग कहाँ करेंगे, और सरफेस प्लेट पर, सरफेस प्लेट पर, है ना। कॉम्बिनेशन सेट के सेंटर हेड के द्वारा भी हम गोल जॉब का सेंटर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है ना। अगला है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट मार्किंग टूल है, इसका प्रयोग मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने के लिए करते हैं। तो ये भी पूछता है, जॉब को सहारा देने के लिए एंगल प्लेट का उपयोग करते हैं। ये 90 डिग्री कोण पर शुद्ध साइज में बनी होती है। ये क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन की बनाई जाती है। इसकी बॉडी पर आयताकार स्लॉट कटे होते हैं। स्लॉट क्यों कटे होते हैं, ये भी प्रश्न आता है, ताकि जॉब को क्लैम करके मार्किंग कर सके, ताकि इसके साथ छोटी छोटी जॉब को क्लैम करके मार्किंग की जा सके। और सॉलिड एडजस्टेबल वो बॉक्स टाइप की, ये तो मतलब कितने प्रकार की होती है, यह सॉलिड एडजस्टेबल और बॉक्स 3 प्रकार की होती है ना। शुद्धता के अनुसार एंगल प्लेट 2 ग्रेड में मिलती है, 1 ग्रेड और 2 ग्रेड। 1 ग्रेड जो होती है टूल रूम में काम आती है, और दूसरी साधारण काम है मशीन शॉप में यूज करते हैं। तो एंगल प्लेट जो होती है 1 ग्रेड और बी ग्रेड में मिलती है, और बी ब्लॉक 1 ग्रेड और बी ग्रेड में मिलता है। सॉलिड एंगल प्लेट जो होती है, यह प्लेट कास्ट आयरन की बनाई जाती है। इसकी 2 सतह 90 डिग्री कोण पर शुद्ध मशीन की होती है। एंगल प्लेट का साइज उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और मोटाई से लेते हैं। तो इसमें क्या याद रखना है हमको, कि ये शुद्ध 90 डिग्री कोण पर बनी होती है। पहली चीज, प्लेन कास्ट आयरन की बनी होती है, ये कास्ट आयरन की बनी होती है। और इसका साइज जो होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से लेते हैं। ये चीजें हमको अंडरलाइन करनी है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ेंगे तो सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव है वही पूछा जाएगा। लेकिन हमको पढ़ना है ऐसे कि मतलब एंगल प्लेटिंग में मैंने बता दिया आपको कुछ और, कि भाई स्लॉट क्यों होते हैं, एंगल प्लेट में स्लॉट दी जाते हैं, क्यों देते हैं, एंगल प्लेट का यूज क्यों करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पढ़ दिया, पता चलो पूछ ले उसने इसका साइज क्या होता है, तब आपसे नहीं बना। तो इसलिए हमको थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा ना। तो सॉलिड एंगल प्लेट का साइज जो होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और उसकी मोटाई से लेते हैं। अब आता है एडजस्टेबल एंगल प्लेट। इस प्रकार की एंगल प्लेट की दोनों साइडें आपस में नट बोल्ट द्वारा फिट होती है, जो कब्जे की तरह चलती है। दोनों साइड को किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी कोण पर सेट करने के लिए किस एंगल प्लेट का उपयोग करते हैं, तो एडजस्टेबल एंगल प्लेट का उपयोग करते हैं। एंगल प्लेट का साइज पूछ सकता है कि साइज किससे लेते हैं, तब भी बनना चाहिए आपसे। इसके ऊपर डिग्रियों के निशान अंकित होते हैं, और इस प्लेट पर जॉब को किसी भी कोण पर मार्किंग करने, मापने या मशीन करने के लिए किया जाता है। देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, जॉब को किसी भी कोण पर मार्किंग करने, मापने या मशीन करने के लिए किस एंगल प्लेट का उपयोग करते हैं, तो उसमें आएगा हमारा एडजस्टेबल एंगल प्लेट। अब होता है बॉक्स टाइप एंगल प्लेट। ये जो होता है रेडियल ड्रिल मशीन में होता है ना। आपने देखा होगा रेडियल ड्रिल मशीन में बॉक्स टाइप एंगल प्लेट का उपयोग करते हैं। इस प्रकार की एंगल प्लेट की आकृति वर्गाकार बॉक्स की तरह होती है, बीच में खोखली होती है। इसकी सभी साइड 90 डिग्री कोण पर बनी होती है। इसकी बॉडी पर सभी तरफ आयताकार शॉर्ट कटे होते हैं, ताकि जॉब को क्लेम कर सके। शॉर्ट कटे होते हैं ताकि जॉब को क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि रेडियल ड्रिल मशीन में किस एंगल प्लेट का उपयोग करते हैं, तो बॉक्स टाइप का उपयोग करते हैं।
ठीक है, मार्किंग लेआउट और टेक्निक में जो है, ये कोर टूल होता है हमारा पैरेलल ब्लॉक। इसे हम समांतर ब्लॉक भी कहते हैं। यह मशीन द्वारा तैयार शुद्ध साइज की ब्लॉक होते हैं, टूल स्टील के बने होते हैं। ये याद रखना हमको ना, टूल स्टील के बने होते हैं, आयताकार और टेपर क्रॉस सेक्शन में बने होते हैं। ये भी याद रखना हमको कि पैरेलल ब्लॉक जो होता है आयताकार और टेपर क्रॉस सेक्शन में बने होते हैं। ये हार्ड ग्राइंड और लिपिंग किए होते हैं। पैरेलल ब्लॉक होते हैं सॉलिड टाइप और एडजस्टेबल, दो टाइप के होते हैं। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है कि सॉलिड टाइप और एडजस्टेबल टाइप में पूछेगा। इसमें पूछता क्या है, सॉलिड और एडजस्टेबल दोनों प्रकार के पैरेलल ब्लॉक का उपयोग जॉब की मशीनिंग करने के लिए उसकी सही समानता सेटिंग के लिए करते हैं। ये जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेंढक 2017 का पेपर है। इसमें पूछा गया था जॉब की सही और समानता सेटिंग के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं हम, पैरेलल ब्लॉक का। वर्कपीस को ऊंचाई पर उठाया जा सकता है, इसका प्रयोग से जॉब की मशीनिंग सही होती है ना। तो ये लाइन हमको याद रखनी है, जॉब की सही और समानता सेटिंग के लिए पैरेलल ब्लॉक का उपयोग करते हैं। अब आता है हमारा स्क्राइबर, जहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है। इसका प्रयोग मार्किंग करते समय लाइन लगाने के लिए किया जाता है। मार्किंग करते लाइन लगाने के लिए करते हैं ना। टूल स्टील की बनी होती है, ये चीजें याद रखना है। ये इसकी लंबाई 150 mm तक होती है, 150 से 200 mm तक होती है ना। इसका एक सिरा नुकीला, तेज और दूसरा 90 डिग्री कोण पर मुड़ा होता है। इसके पॉइंट या सिरे 12 से 15 डिग्री के कोण पर ग्राइंड होती हैं। ये भी हमको याद रखना है। लाइन स्क्राइब करते समय स्क्राइबर के पॉइंट और जॉब की सतह के बीच में 30 से 35 डिग्री का कोण होना चाहिए। ये लाइन भी हमको अंडरलाइन करना। अभी क्यों झुका हुआ होना चाहिए, अगर स्क्राइबर सीधा रखा जाएगा तो उसका पॉइंट जॉब की सतह के साथ आगे पीछे हटेगा और माप हिल सकता है। इसलिए हमको 30 से 35 डिग्री के कोण में झुकाकर इसका यूज करना चाहिए। अभी स्क्राइबर जो होता है साधारण स्क्राइबर होता है। इस प्रकार का स्क्राइबर साधारणतः 3 mm मोटी तार से बनाया जाता है। इसका एक पॉइंट सीधा नुकीला तेज और जबकि दूसरा 90 डिग्री कोण पर मुड़ा होता है और आगे से तेज होता है। इसकी लंबाई जो होती है 150 से 200 mm तक। ये लंबाई याद रखना हमको। इसके बाद आता है नर्ल स्क्राइबर। यह भी साधारण स्क्राइबर की तरह होता है, लेकिन इसकी बॉडी नलिंग की होती है। इसके प्रयोग करते समय आसानी से पकड़ा जा सकता, ग्रिपिंग अच्छी मिलती है ना। अच्छा, इसमें भी डायमंड नर्लिंग होती है, स्ट्रेट नर्लिंग, अलग अलग नर्लिंग मिलती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अगला है एडजस्टेबल स्क्राइबर। इस प्रकार के स्क्राइबर के ऊपर एक नर्लिंग की हुई स्लिप फिट होती है, जिससे स्क्राइबर को पूरी लंबाई में कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है। इसमें फिट स्क्राइबर साधारण स्क्राइबर होता है ना, एडजस्टेबल नहीं। अगला होता है पॉकेट स्क्राइबर, जिसको हम जेब में रख सकते हैं टेस्टर की तरह। इस प्रकार के स्क्राइबर में एक स्टील ट्यूब होती है। इसके अंदर स्क्राइबर रहता है। स्टील ट्यूब का एक सिरा हेक्सागोनल शक्ल का होता है, जबकि दूसरे सिरे पर एक चक लगा होता है जिससे स्क्राइबर को पकड़ा जा सकता है। चक को घुमाने पर स्क्राइबर ट्यूब के अंदर चली जाती है। इस प्रकार इसे पेन, बिजली टेस्टर आदि की तरह जेब में रखा जा सकता है, इसलिए इसे पॉकेट स्क्राइबर कहते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, एडजस्टेबल में तो नहीं बनेगा। ठीक है, पॉकेट स्क्राइबर में बन सकता है कि किस स्क्राइबर, मतलब पॉकेट स्क्राइबर जो होते हैं, किस स्क्राइबर को जो है पेन और बिजली के टेस्टर की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसको कर सकते हैं, पॉकेट स्क्राइबर होता है। ठीक, ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। उसके बाद होता है नॉब स्क्राइबर। इस स्क्राइबर के एक सिरे पर गोलाकार नॉब बनी होती है, जबकि दूसरा सिरा नुकीला तेज होता है। इसकी लंबाई कम होती है। यह कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड में होता है। ये पॉइंट हमको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड में किस स्क्राइबर के यूज करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हमारा नॉब स्क्राइबर होता है।
ठीक, कॉम्बिनेशन सेट द्वारा मार्किंग करते समय इसका उपयोग करते हैं। अब आता है हमारा भी ब्लॉक। भी ब्लॉक भी ब्लॉक भी एक मार्किंग टूल है। इसका प्रयोग मार्किंग करते समय छोटी छोटी जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है। इसकी बॉडी 90 डिग्री कोण को बनी होती है। ठीक है, ये जो कोण होता है हमारा 90 डिग्री का होता है ना, ये क्वेश्चन भी आता है। ये 90 डिग्री वाला भी हमको याद रखना है। ग्रुप जो होता है भी ब्लॉक का जो ग्रुप होता है 90 डिग्री का कटा होता है। यू क्लेम की हुक फिट करने के लिए आयताकार स्लॉट होते हैं। यहाँ पर जो है ना इस तरीके के स्लॉट होते हैं ना, देखो मैं बना के बताता हूँ आपको। इस तरीके से होता है भी ब्लॉक। ये 90 डिग्री का होता है, यहाँ पर ग्रुप कटे होते हैं जो यू क्लेम को फिट करने के लिए होते हैं। इसका साइज जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से लेते हैं। एंगल प्लेट का कहाँ से लेते हैं? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और उसमें मोटाई भी होती है, लेकिन भी ब्लॉक में लंबाई चौड़ाई और सिर्फ ऊंचाई होती है। अभी यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं इसका मटेरियल क्या होता है, किसका बना होता है। तो भी ब्लॉक जो होता है ए ग्रेड और बी ग्रेड में मिलता है। ए ग्रेड जो होता है बी ब्लॉक अधिक शुद्ध होते हैं, 100 mm लंबाई में मिलते हैं और हाई ग्रेड स्टील के बने होते हैं। ए ग्रेड जो भी ब्लॉक जो होते हैं हाई ग्रेड स्टील के बनाते हैं, और बी ग्रेड जो होते हैं कम शुद्ध होते हैं। इनका प्रयोग वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है साधारण काम के लिए। 300 mm लंबाई के होते हैं और क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ये जो होते हैं हाई ग्रेड स्टील के, बी जो होते हैं क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। अभी इसमें क्वेश्चन आता है ये स्पेसिफिकेशन से। ये स्पेसिफिकेशन हमको याद रखना है, जिसमें 75 बी ब्लॉक 75/5-14, ये आईएसआई, ये भी याद रखना है ना। आईएसआई का जो मार्क होता है 2949। ऑप्शन में दे देगा बी ब्लॉक का आईएसआई मार्क क्या होता है? 2949, 2959, 2969, ये 2979। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, तो हमको याद रखना 2949 इसका आंसर होता है ना। अभी देखो 75 क्या है, इसकी लंबाई होती है, जॉब की लंबाई 75 mm लंबी जॉब पकड़ सकते हैं। जॉब का व्यास जिन्हें पकड़ा जा सकता है 5 से 40 mm तक का व्यास हम पकड़ सकते हैं। ये स्पेसिफिकेशन दे देगा 75 क्या है, 5 से 40 क्या है, ये पूछ सकता है। और ये क्या है हमारा ई ग्रेड व्यू ब्लॉक। अब आता है हमारा ट्रिमल। ट्रिमल से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ट्रिमल एक मार्किंग टूल है, आमतौर पर जॉब पर व्रत या चाप लगाने के लिए डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। अच्छा देखो एक क्वेश्चन यहाँ से डिवाइडर से बन गया ना। डिवाइडर का यूज कहाँ करते हैं? जॉब पर व्रत और चाप लगाने के लिए डिवाइडर का उपयोग करते हैं, परंतु इसके द्वारा 150 mm में 6 इंच तक की रेडियस लगाया जा सकता है। डिवाइडर से 150 mm में 6 इंच तक की रेडियस लगा, इससे ज्यादा लगाने के लिए बड़े साइज के वृत्त लगाने के लिए ट्रिमर का यूज करते हैं। ये लाइन पे अंडरलाइन करना। इसके द्वारा 1800 mm में 72 इंच के डायमीटर तक के वृत्त लगाए सकते हैं। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में पूछा गया प्रश्न। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में पूछा गया प्रश्न। ठीक, ये कितने में का वृत्त लगाया सकता है? 1800 में 72 इंच। इसका प्रयोग सीट मेटल वर्क पर किया जाता है। इसकी बीम और ट्रेमर माइनस स्टील के पॉइंट टूल स्टील का बना होता है। बीम जो होती है बीम और ट्रेमर माइनस स्टील की, और पॉइंट जो होता है टूल स्टील का बना होता है। बीम की लंबाई 150 से 500 mm तक होती है, और 1800 mm वृत्त के व्यास के वृत्त लगाने के लिए कपलिंग द्वारा एक विशेष बीम जोड़ी जाती है। इस प्रकार के ट्रेमल एक बहु उपयोगी औजार है। ये देखो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमैया 2016 को पेपर में पूछा गया प्रश्न है यहाँ से। अभी डिवाइडर से क्वेश्चन आईजीएम में पूछा गया था। आईजीएम 1 जुलाई वाला पेपर जो हुआ था ना, उसमें डिवाइडर से साथ क्वेश्चन आया था। धातु की सतह पर वृत्त चाप लगाने के लिए डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? सतह पर वृत्त चाप लगाने के लिए डिवाइडर का यूज करते हैं। डिवाइडर के द्वारा किसी भी रेखाओं को कई भागों में बांटा जा सकता है। एक रेखा होती है तो डिवाइडर के द्वारा ऐसे कई भागों में बांटा जा सकता है ना। किसी भी साइज में खोलने के लिए स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है।
डिवाइडर को खोलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्टील रूल का। किसी भी साइज में खोलने के लिए स्टील रूल का इसका। डिवाइडर माइल्ड स्टील का बना होता है। इसका साइज रिपीट कील के केंद्र से वर्किंग पॉइंट तक सीधी रेखा में लिया जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना। यह आमतौर पर 150 mm या 6 इंच साइज में बना होता है। अब आता है हमारा पंच। पंच से भी क्वेश्चन बन सकता है। धातु या जॉब की सतह पर मार्किंग करने के बाद खींची गई रेखाओं व बिंदुओं को जिनकी आवश्यकता है उन्हें पक्का करने के लिए पंच का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा उन बिंदुओं को गहरा किया जाता है जहां पर डिवाइडर द्वारा चाप या वृत्त लगाना हो या ड्रिलिंग द्वारा ड्रिलिंग करनी। इसका मटेरियल जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हार्ड व टेम्पर होता है। हाई कार्बन स्टील के 10 से 12 mm व्यास के सरिये से बनाई जाती है। इसकी लंबाई 100 mm तक होती है। तो ये 10 से 12 mm भी याद रखना है इसका व्यास, और 100 mm लंबाई भी याद रखनी है। अभी आता है हमारा डॉट पंच। डॉट पंच होता है 60 डिग्री का होता है। प्रयोग मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए होता है। ये दोनों चीज आ सकता है ना डॉट पंच से। सेंटर पंच होता है। सेंटर पंच और एंगल कितना, तो 90 डिग्री। इसका प्रयोग केंद्र बिंदु को गहरा करने के लिए किया जाता है ताकि ड्रिल का पॉइंट आसानी से सेट हो सके। तो ये भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया पूछा गया प्रश्न। मार्किंग की गई लाइन मतलब सेंटर पॉइंट को गहरा करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सेंटर पंच का। अब आता है हमारा प्रीप पंच जो कि 30 डिग्री का होता है। इसका प्रयोग पतली सीट पर मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए किया जाता है। यह बहुत ही शुद्ध बारीक कामों के लिए यूज करते हैं। इसमें एंगल से ज्यादातर क्वेश्चन आता है ना कि प्रीप पंच का एंगल क्या होता है, सेंटर पंच का क्या होता है। अब आता है बेल पंच। इस प्रकार इस पंच की बाहरी आकृति घंटी की तरह कॉनिकल टेपर होती है। इसके अंदर पंच होता है जिसका हेड ऊपर निकला होता है। इस पंच का प्रयोग गोल रोड का केंद्र बिंदु निकालने के लिए करते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको याद नहीं रखनी है, वो तो मैं बताया आपको। इसमें याद रखना हमको कि पंच का प्रयोग जो है बेल पंच का गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए बेल पंच का उपयोग करते हैं। अब आता है हमारा सॉलिड पंच। इस पंच का पॉइंट आगे से कॉनिकल ग्राइंड नहीं होता है, मतलब इस तरीके से ग्राइंड नहीं होता। टिप इसका जो होता है पंच इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से इसका आप सामने का कॉनिकल पॉइंट ग्राइंड होता है ना। प्लेन होता है, सिलेंड्रिकल होता है। इसका प्रयोग ब्लैक स्मिथी में गर्म जॉब को सुराख, ये पॉइंट याद रखना। ब्लैक स्मिथी में गर्म जॉब में सुराख करने के लिए सॉलिड पंच का यूज करते हैं। इसका प्रयोग पतली सीटों में ठंडी हालत में सुराख करने के लिए करते हैं। ब्लैक स्मिथी में किस पंच का उपयोग करते हैं हम? सॉलिड पंच का। ये प्रश्न हमारा बन सकता है। अब आता है हॉलो पंच। हॉलो पंच का प्रयोग पतली सीटों में बासर इत्यादि काटने या सुराख करने के लिए किया जाता है। अगला होता है हमारा पिन पंच। इसका प्रयोग भी पतली सीटों में सुराख करने के लिए किया जाता है। डबल पिन और टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए पिन पंच का यूज करते हैं, ये हमको याद रखना है। उससे 12 mm साइज में मिलते हैं ये, है ना। अब आता है डबल पंच। इस पंच के दो पॉइंट 3 से 5 mm दूरी में होते हैं। पूछता है पंचिंग जो होती है, एक पंचिंग से दूसरे पंचिंग के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए हमारी? 3 से 5 mm स्टैंडर्ड साइज। अब होता है स्क्रेच गेज। और मैं कैलिपर की भांति जॉब के ऊपर समांतर लाइन लगाने के लिए स्क्रेच गेज का प्रयोग किया जाता है। ये भी दो प्रमुख भाग होते हैं। बीम होता है जो कि स्टील का बना होता है, और हेड जो होता है कास्ट आयरन का बना होता है। देखो ये जो है बीम है, ये दिख रही है आपको बीम, और ये हमारा हेड। ठीक, ये लॉकिंग स्क्रू और ये हमारा पॉइंटर हो गया। अब आता है बर्नियर हाइट गेज। और इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? बर्नियर हाइट गेज जो है बर्नियर कैलिपर की भांति एक ही माप के दो स्केल, मैन स्केल और बर्नियर स्केल के सिद्धांत पर काम करता है। ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच और मैट्रिक प्रणाली में 0.02 mm की सूत्र में माप देता है। इसकी मेन स्लाइड पर बर्नियर स्केल होती है, याद रखना। मेन स्लाइड पर बर्नियर स्केल होती है, बीम पर मेन स्केल होती है। इसका साइज होता है 200 से 1000 mm तक होता है। आमतौर पर 300 mm साइज की बने हाइट गेज अधिकतर प्रयोग की जाती है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग जॉब की शुद्ध मार्किंग के लिए करते हैं। पहली चीज तो ये हो गई।
दूसरा होगा इसके द्वारा किसी भी जॉब की ऊंचाई और ब्याज चेक किया जा सकता है, बनिया हाइट से। इसके स्क्राइबर की जगह डायरेक्ट इंडिकेटर फिट करके किसी भी जॉब की फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं। इसमें डेप्थ अटैचमेंट लगाएगा, किसी भी जॉब की गहराई मापा जा सकता है। इसके द्वारा होल की कॉन्सेंट्रिसिटी और एसेंट्रिसिटी चेक की जा सकती है ना। ये चीजें हमको याद रखनी है। अब आता है हमारा जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर जो होता है एक मार्किंग टूल है। इसे हर्मोक्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में पूछता है कि जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन में दिया हर्मोक्रोडाइट कैलिपर, ठीक है, ऑड लेग कैलिपर। तो आपको सही आंसर क्या लगाना होगा, हर्मोक्रोडाइट कैलिपर। ऑड लेग कैलिपर यहाँ पर गलत आंसर होगा ना। जेनी कैलिपर को दूसरा नाम क्या है, हर्मोक्रोडाइट कैलिपर। इसके द्वारा जॉब की सतह पर समांतर रेखाएं खींची जाती है। किसी भी गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए जेनी कैलिपर का उपयोग करते हैं। यह माइल्ड स्टील का बना होता है। घिसने से बचने के लिए पॉइंट के साथ किए होते हैं। इसकी एक टांग सीधी, नुकीली, तेज और दूसरी 6 mm की रेडियस में अंदर की तरफ मुड़ी होती है। ये पॉइंट रखना है, 6 mm की अंदर की तरफ रेडियस मुड़ी होती है। इसकी दोनों टांगे रिबिट के द्वारा जुड़ी होती है। यह फर्म जॉइंट टाइप में होता है और इसके हाथ के हल्के दबाव द्वारा सेट किया जा सकता है। अब आता है हमारा मार्किंग टेबल। इसे मार्किंग ऑफ टेबल भी कहते हैं। इसका टॉप कास्ट आयरन का रिब वाला बना होता है। इसकी ऊपरी सतह शुद्ध साइज में होती है। इसकी साइड भी सरफेस प्लेट की तरह 90 डिग्री कोण पर होती है। इस टेबल का प्रयोग बड़े आकार की जॉब को मार्किंग करने के लिए करते हैं। इसकी ऊपरी सतह पर रेखाएं इंग्रिप्ट की होती है। मैंने पूछा था सरफेस प्लेट में जो है रेखाएं इंग्रिप्ट होती है। सरफेस प्लेट है मार्किंग ऑफ टेबल में रेखाएं इंग्रिप्ट होती है, क्यों होती है? इनकी सहायता से जॉब की सेटिंग करने के लिए, ठीक है, समानता सेटिंग करने के लिए होता है। लुब्रिकेंट के लिए भी यूज करते हैं। लुब्रिकेंट का काम करता है, वैक्यूम को खत्म करता है ये, और जो है सुप्त समांतर गाइडिंग का काम करता है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, मार्किंग लेआउट है ना, जो कि सिलेबस हमारा दिया है क्या, बेसिक फिटिंग। बेसिक फिटिंग में मार्किंग लेआउट टेक्निक से क्वेश्चन था। तो लगभग ये जो पूरा टेक्निक था आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ये मैंने आपको बताया। अगली क्लास होगी कटिंग टूल से होगी। कटिंग टूल का पूरा थ्योरी पढ़ेंगे अब। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का मॉडल सेट लेके आएंगे, जिसमें जो है टेक्निकल के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये तीनों चीज रहेगी, कवर करेंगे और मॉडल सेट बनाएंगे, ठीक है। अभी मैंने आईजीएम के लिए आपको मैथ्स के क्वेश्चन दिया था, तो मैं पढ़ाया नहीं था आपको, लेकिन बताया था कि मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आ सकते। तो लोग बता रहे कि लगभग 6 क्वेश्चन हमारे एक क्लास से फंसे थे। रीजनिंग का बताया था, रीजनिंग का वैसे ही आया। टेक्निकल में जो पढ़ाया था, कुछ जैसे पेविट मेटल है, वाइट मेटल है, इन सब चीजों से क्वेश्चन आया था। माइक्रोमीटर से आया था, जो भी पढ़ाया हुआ था। तो अभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आना है या फिर ऐसी पहले क्लास लेके आना है थ्योरी वाली, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।